बड़ी खबर गाजियाबाद से, लोनी से आ रही है। ये बड़ी खबर, एक मकान गिर गया है, मलबे में 3 लोगों के दबे होने की खबर है। यह हादसा लोनी के रूपनगर इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। तस्वीरें आएंगी, हम आपको दिखाएंगे। फिलहाल जान लीजिए, इंडस्ट्रियल एरिया में मकान गिरा है और इसके मलबे में 3 लोगों के दबे होने की खबर है। जगह है गाजियाबाद, गाजियाबाद का लोनी। मकान गिरा है और इसके मलबे में 3 लोगों के दबे होने की खबर है। यह हादसा रूपनगर इंडस्ट्रियल इलाके में हुआ है। राहत और बचाव का काम चल रहा है। वो जो 3 लोग दबे हैं उनके रेस्क्यू का काम चलाया जा रहा है। लोनी कोतवाली क्षेत्र के रूपनगर में हादसा, मकान गिरा और मकान गिरने से 3 लोग उसमें दब गए हैं। और ये बड़ी खबर आपके सामने। अपडेट ये है कि राहत बचाव का काम वहां पर चल रहा है, इंडस्ट्रियल एरिया के लोनी के रूपनगर से ये जानकारी। शक्ति हमारे साथ ही ज्यादा जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। शक्ति, ये कैसे हादसा हुआ और सबसे पहले जो 3 लोग दबे हुए हैं इनके बारे में क्या अपडेट है, इनको निकालने को लेकर? देखिए, रेस्क्यू टीम मौके पर है और इन्हें निकालने का जो कार्य है, जो राहत कार्य है, वह चल रहा है। ये 3 लोग हैं, घर के ही लोग हैं जो दबे हैं इसमें। अचानक ही जो मकान था, मकान बताया जा रहा है कि कमजोर स्थिति में था, तो अचानक ही जब मकान गिरता है, जिसके बाद जो हड़कंप मच जाता है। जो आसपास के लोग हैं, हालांकि उन्होंने मौके पर पहुंचने के बाद वहां पर जो बचाव कार्य है वो शुरू किया, ईंटें हटानी शुरू की। इसके बाद जो मौके पर जो प्रशासन के लोग हैं, जो आला अधिकारी हैं, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं। और बताया जा रहा है कि जो 3 लोग हैं वो अभी अंदर ही हैं। अभी तक ये नहीं कह सकते कि उनकी हालत कैसी है। तो अभी कुछ देर बाद ही, जैसे ही मलबा हटेगा, मलबे के बाद ही जैसे निकाला जाएगा, उसके बाद ही उनकी हालत का पता चल पाएगा कि हालत कैसी है। इस हादसे को कितना वक्त हो गया और रेस्क्यू ऑपरेशन जब शुरू हुआ उसको कितना वक्त हो गया? देखिए, कुछ समय पहले की ही बात है। अगर बात की जाए तो 40 से 50 मिनट हो चुके हैं इस पूरे हादसे को। जिस तरह से ये मकान अचानक गिरा, ये रूपनगर इंडस्ट्रियल एरिया है जहां पर ये मकान था, जो मकान गिरा है। तो अभी तक जो बचाव कार्य है, राहत कार्य है, वो चल रहा है। अब देखना यह है कि किस तरह से, अगर ये 3 लोग हैं, ये 3 लोग सकुशल बाहर निकलते हैं या किसी को चोट कितनी लगती है या कुछ और जो इंसिडेंट है, वो जो हादसा है वो सामने पेश आता है। तो अभी जो बचाव कार्य है उसके बाद ही मालूम चलेगा कि किस तरह से इन्हें बाहर निकालने का। तस्वीरें आ गई हैं, वहां भारी भीड़ दिखाई दे रही है। ये जो 3 लोग थे वहां काम करते थे, किसी काम से गए थे, इस बारे में कोई जानकारी? वहीं के वर्कर थे? अभी नहीं, इस बारे में अभी कोई जानकारी नहीं है। जानकारी अभी इतनी ही है, बस मैं बाकी जानकारी जुटा रहा हूँ। तो ये तस्वीरें हम आपको, आप हमारे साथ बने रहिए। एक बार फिर से दर्शकों को खबर दिखा दें और ये तस्वीरें भी दिखा दें कि गाजियाबाद की है ये तस्वीरें। और वहां पर एक मकान गिरा है, मकान में 3 लोगों के दबे होने की खबर है। वहां पर भारी भीड़ दिख रही है और रेस्क्यू किया जा रहा है। वो जो 3 लोगों के दबे होने की खबर है उनकी ये तस्वीर हम आपको गाजियाबाद से दिखा रहे हैं। गाजियाबाद का लोनी इलाका, और वहां पर एक मकान गिरने से 3 लोग दबे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। बड़ी खबर देखिए राजनीति के मैदान से है। अब नए संसद भवन को लेकर संग्राम छिड़ गया है। कांग्रेस के महासचिव हैं जयराम रमेश, उन्होंने नए संसद भवन को मॉल और होटल की तरह बता दिया। अब बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जयराम रमेश पर पलटवार किया है। नड्डा ने कहा है कि कांग्रेस देश की 140 करोड़ की जनता की आकांक्षाओं का अपमान कर रही है। नड्डा का कहना यह भी है कि इस तरह का बयान कांग्रेस की मानसिकता को दर्शाता है, मानसिकता को बताता है। कांग्रेस अब संसद का भी विरोध कर रही है। बीजेपी अब देखिए किस तरीके से कांग्रेस को घेर रही है। जयराम का बयान जनता का अपमान है। नड्डा ने यह कहा कि भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा वो ये कह रहे हैं कि नई संसद का भी विरोध कर रही है कांग्रेस पार्टी। सिर्फ विरोध के लिए विरोध किया जाता है और इस वक्त भी कांग्रेस वही कर रही है। तो ये अपडेट हम आपको बता रहे हैं कि कैसे नए संसद भवन पर जयराम रमेश के बयान के बाद बवाल छिड़ा है। नए संसद भवन को लेकर कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने जो बयान दिया, जयराम रमेश ने नए संसद भवन को मॉल और होटल बता दिया। उन्होंने लिखा कि 2024 में सरकार बदलने के बाद इसके बेहतर इस्तेमाल का तरीका ढूंढा जाएगा। अपने पोस्ट में उन्होंने और भी कई बातें लिखी हैं। 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। एक तो ये नए संसद भवन की तस्वीर है जिसमें अभी विशेष सत्र का आयोजन हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री पहुंचे थे, सब लोग पहुंचे थे, आपने कार्रवाई देखी थी। और अब जयराम रमेश का जो पोस्ट है वो उसके बगल में उन्होंने लिख दिया है कि ये किसी मल्टीप्लेक्स की तरह है। जब सरकार बदल जाएगी तब हम इसके नए तरीके से इस्तेमाल के बारे में सोचेंगे। निधि श्री जुड़ रही है हमारे साथ इस खबर को विस्तार देने के लिए। निधि, 24
माथे पर है, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। लेकिन जब ये वो वक्त है जब फूक फूक के पार्टियां कदम रखती हैं, कोई बयान देती हैं, और कांग्रेस नेताओं का ऐसा ट्वीट, ऐसा पोस्ट। देखिए विवेक, ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है जब जयराम रमेश या विपक्षी दलों के किसी नेता की तरफ से नई संसद भवन को लेकर के कोई इस तरीके का बयान सामने आया हो। और अब चूंकि विशेष सत्र में महिला आरक्षण बिल जो है वो दोनों सदन से पास हो गया, और आज जयराम रमेश का ये ट्वीट आया जिसमें उन्होंने बताया कि ये जो नई संसद है वो मोदी मैरियट या पैलेस का नाम उन्होंने दिया। और उन्होंने बाकायदा लिखा है, लंबी चौड़ी उनकी ट्वीट है, अगर आप देखेंगे जो उन्होंने एक्स पर लिखा है, जिसमें उन्होंने कहा कि पुराने संसद भवन में उसका चूँकि आकार जो था वो गोल था और इस वजह से कहीं एक जगह से दूसरी जगह जाने में सहूलियत होती थी, वो मौका ढूंढते थे पुरानी संसद में। जबकि नए संसद में किसी से कोई राय नहीं लिया गया, कोई विचार विमर्श नहीं किया गया और नई संसद की इमारत जो है वो खड़ी कर दी गई। और सबसे महत्वपूर्ण उस पूरे ट्वीट में यही है, उन्होंने कहा कि जब 2024 में सत्ता परिवर्तन होगा तब नई संसद का क्या इस्तेमाल किया जाए, इस पर जो है वो विचार किया जाएगा। ये जो बयान है, क्योंकि देखिए वक्त ऐसा है जब चुनाव सिर पर है, और निधि ये जो बयान दिया गया है जयराम रमेश की तरफ से, जिस पर अब बीजेपी चौतरफा घेर रही है, ये जानबूझ करके नफा नुकसान को ध्यान में रख करके दिया गया बयान है, या फिर ये लग रहा है कि अचानक से कुछ ऐसा बोल गए जयराम रमेश जो अब आने वाले वक्त में इसका असर भी दिखाई देगा चुनावों में? देखिए, विपक्ष एक बार फिर से विपक्ष को घेरने की कोशिश ज़रूर करेगी बीजेपी, क्योंकि इस तरीके का जो बयान है, मैंने कहा कि बिल्कुल 2024 जो है वो सिर पर है, और इस तरीके से अगर कोई बयान आता है जयराम रमेश जैसे वरिष्ठ कांग्रेस नेता की तरफ से, तो उसको बीजेपी आसानी से छोड़ने वाली नहीं है। और सबसे पहले जेपी नड्डा ने, जो खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उन्होंने ट्वीट किया, और उसके बाद गिरिराज सिंह भी हमलावर है। उन्होंने कहा कि जो, अगर हम उनकी ट्वीट को देखेंगे, जिसमें उन्होंने कहा कि जो पुराने पीएम के जितने याद में जो चीज़ें हैं उसको सबसे पहले जो है वो वापस किया जाए। और जयराम रमेश के बारे में मैं बात कर रही थी कि उन्होंने ये पहली बार ट्वीट नहीं किया है, उन्होंने इससे पहले ये भी कहा था कि किस तरीके से ये पीएम मोदी जो है वो इस नए संसद का जो इस्तेमाल है वो किस तरीके से कर रहे हैं। उन्होंने ये, अगर आपको याद होगा, उन्होंने कहा था कि डिक्टेटरशिप का करार दिया था, और ये कहा था कि हर एक तानाशाह जो है वो अपने पीछे आर्किटेक्चरल विरासत जो है वो पीछे ये जो इनका पोस्ट है, इसको लेकर काफी बवाल तो छिड़ना ही है, और बीजेपी इस पर घेरने की कोशिश करेगी। आगे और सियासी बवाल बढ़ता जाएगा, आपको अपडेट देंगे। नए संसद भवन पर सियासी बयानबाजी भी जारी है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश के बाद अब आरजेडी भी नए संसद भवन को लेकर सवाल उठा रही है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद है मनोज झा, उनका कहना है कि नए संसद भवन में सेंट्रल हॉल ही नहीं है। सुनाते हैं। इस तरह की इस बिल्डिंग से उस बिल्डिंग में चले जाएंगे तो ये उसी तरह की बात होती है जैसे मोदी जी करते हैं कि अचानक से ये कर दो, अचानक से वो बड़ी गहन चर्चा से होगा कि इसका बेहतर इस्तेमाल किया। लेकिन एक चीज जो मैं बता रहा हूँ, जो ग्रेस और मैजेस्टी उस बिल्डिंग में थी। दूसरा एक बहुत अच्छा पहलू है, हम जब सदन में बैठते थे ना, तो पक्ष का आदमी विपक्ष के पास बड़ी आसानी से जाकर के एक संवाद रहता था। एक सेंट्रल हॉल था। सेंट्रल हॉल सिर्फ चाय कॉफी की जगह नहीं थी। आज हमारे पास कुछ नहीं है। पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी को लोगों का मिलना जुलना, एक साथ बैठना नागवार क्यों गुजरता है, ये तो वही जाने। अब आइए आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दौरे पर जा रहे हैं। पीएम पूर्वांचल के पहले और यूपी के तीसरे अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। पीएम 5000 महिलाओं से सीधा संवाद भी करने वाले हैं, और इसके साथ ही वाराणसी समेत प्रदेश के 16 अटल आवासीय विद्यालयों का लोकार्पण भी करेंगे पीएम मोदी। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी काशी संसद सांस्कृतिक महोत्सव 2023 के समापन समारोह में भी शामिल होंगे। तो आज कई बड़े कार्यक्रम हैं जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वहां जाकर शामिल होंगे। उन कार्यक्रमों में वीरेश पांडे जुड़ रहे हैं वाराणसी से, ग्राउंड जीरो से हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, प्रधानमंत्री कितने देर में कार्यक्रमों की शुरुआत करने वाले हैं, ये पहले जानकारी दे दीजिए। देखिए, प्रधानमंत्री लगभग 12:30 बजे उतरना है उन्हें, और उसके बाद से वो गंजारी क्रिकेट स्टेडियम, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, पूर्वांचल का पहला क्रिकेट स्टेडियम, उसका शिलान्यास करेंगे। और नारी शक्ति वंदन अधिनियम के बाद वाराणसी के सांसद नरेंद्र मोदी पहली बार अपने संसदीय क्षेत्र काशी पहुंच रहे हैं। महिलाओं का अभिनंदन होगा और महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। पुष्प वर्षा होगा, शंखनाद होगा, साथ ही साथ घंटा, घड़ियाल,
तमाम ढोल नगाड़े बजेंगे और महिलाओं के लिए जो विधेयक पास किया गया है उसको लेकर हर्षित मुदित महिलाएं उनका स्वागत करेंगी। आप देखिए ये पूजा दीक्षित हैं, महिला मोर्चा की जो मंत्री हैं, क्षेत्रीय मंत्री हैं, साथ ही साथ सपना सिंह हैं और यूएस से आई जो वहां पर भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रही हैं, डॉक्टर साहिबा हैं, तमाम महिलाएं खड़ी हैं। ये सारी संपूर्णानंद में मंचस्थ होंगी, प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगी। ये वो सारी महिलाएं हैं जो एबीपी न्यूज के टेलीविजन स्क्रीन पर दर्शक देख रहे हैं। ये सारी महिलाएं रोरी, पुष्प, चंदन, तिल, चावल और अबीर के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करेंगी। क्या करेंगी इन्हीं से जानते हैं, क्या करेंगी। आज हम लोग बहुत हर्ष के साथ अपने प्रधानमंत्री जी, अपने प्रिय सांसद काशी के, उनका हम लोग भव्य स्वागत करने जा रहे हैं। और साथ में हम लोग के खुशी का इसलिए भी माहौल है क्योंकि आप देख रहे हैं कि जिस तरीके से महिला बिल पास हुआ है, महिलाओं की खुशी का ठिकाना नहीं है। और आज काशी में ही शंखनाद, ढोल, मंजीरा से लेके हर एक पॉइंट से पुलिस लाइन, रोरी, चंदन, गुलाल, ये सारा कुछ होगा। जी बिल्कुल, दिया भी होगा, गंगा जल भी होगा, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने पहले भाषण में अपने कहा था कि मैं माँ गंगा ने मुझे बुलाया है, मैं गंगा का बेटा हूँ। तो ठीक उसी को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो हमारे बहुत ही प्रिय सांसद हैं और निश्चित रूप से गंगा का बेटा हूँ और वो गंगा का बेटा फिर इस धरती पर 31वीं बार प्रधानमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं। बिल्कुल आ रहे हैं और उनका भव्य स्वागत होगा। जैसा कि उन्होंने कहा है कि महिलाओं को 33% जो आरक्षण मिलेगा, उस आरक्षण में जो ये बात कही गई है कि महिला होने पे दुखी नहीं होगी। अब ये कहा जाता है कि छेड़ के देखो मुझको तुम, मैं काट के तुमको रख दूंगी, ये साबित हो गया। ओहो, अरे बाप रे बाप। और बताइए, आप तो अमेरिका में परचम लहरा रही हैं और मोदी जी की बहुत ही बड़ी प्रशंसक हैं। वेरी बिग, बहुत प्राउड है मोदी जी जो कर रहे हैं महिलाओं के लिए। आज तो मोदी जी को देख भी लेंगी। हमारा तो जन्म धन हो जाएगा। इट इज सच अ प्राउड मोमेंट फॉर वुमेन एंड मोदी जी कर रहे हैं, इतने बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। और इसलिए हम दोनों दोस्तों के साथ यहाँ आ गए। बहुत हर्षोल्लास के साथ हमने आज सारा प्रोग्राम अपना कैंसिल किया जब हमें पता लगा मोदी जी आ रहे हैं, और हम सुबह से यहीं हैं और पूजा जी के नेतृत्व में आज हम उनसे मिल पाएंगे। विवेक, ये सारी महिलाएं मंचस्थ होंगी प्रधानमंत्री मोदी के साथ। संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय में उनका स्वागत और अभिनंदन किया जाएगा। 5000 से ज्यादा महिलाएं वहां रहेंगी। भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो अभिनंदन होगा, स्वागत होगा, ये सारी महिला मोर्चा की नेता है। स्वागत के लिए इधर महिलाएं तैयार हैं और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी 400 करोड़ से ज्यादा का जो स्टेडियम बनने वाला है उसकी सौगात देंगे। और वाराणसी के शहरी क्षेत्र से अलग ये पहला ऐसा बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जो बनने वाला है, जो शहरी क्षेत्र से अलग। वन नेशन वन इलेक्शन पर आज कमेटी की पहली बैठक चल रही है और इस बैठक में एक देश एक चुनाव की व्यवस्था कैसे बने, इसी पर मंथन हो रहा है। एबीपी न्यूज के पास एक्सक्लूसिव जानकारी यह है कि समिति सभी दलों से सुझाव मांगेगी। एक देश एक चुनाव की राह में बाधाएं आखिर क्या-क्या हैं और उन्हें कैसे दूर किया जाए, इस पर विचार किया जाए। निकाय, विधानसभा और लोकसभा का चुनाव कराने के लिए नियमों में संशोधन पर भी विचार किया जाएगा। विकास भदौरिया जुड़ रहे हैं हमारे साथ। विकास, अभी तक जो अपडेट है, अभी तक जो डेवलपमेंट है, उस बारे में पहले जानकारी दे दीजिए दर्शकों। देखिए विवेक, तकरीबन 1 घंटे लंबी ये बैठक चली है और बैठक आज पहली कमेटी की पहली बैठक थी और इसमें एजेंडा सेट किया गया कि आने वाले समय में जो बैठकें होंगी कमेटी की, उसमें कैसे सिलसिलेवार तरीके से आगे बढ़ना है। सबसे पहले जो है आज जो एजेंडा तय किया गया कि तमाम राजनीतिक दल हैं उनसे सुझाव मांगे जाएंगे। अगर उनके प्रतिनिधि मिलकर कमेटी के सामने अपना पक्ष रखना चाहते हैं तो उसके लिए भी उनको आमंत्रित किया जाएगा। और इसके साथ साथ जो तमाम स्टेक होल्डर हैं, तमाम संगठन चुनाव प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, इसमें चुनाव आयोग भी शामिल है, उनसे भी बातचीत करके जरूरत उपायों की सिफारिश करेगा। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो कमेटी के सामने सबसे बड़ी दिक्कत है कि किस तरह से त्रिशंकु विधानसभा की स्थिति में, अविश्वास प्रस्ताव पास होने की स्थिति में, दल बदल की स्थिति में, आज जो ये पहली बैठक थी इसमें ये तय किया गया कि जितनी संभावनाएं हो सकती हैं, कैसे वन नेशन वन इलेक्शन की जो चुनौतियां होंगी उनको दूर किया जाए। अब आइए, सबसे पहले आपको तस्वीरें वाराणसी की हम दिखाने जा रहे हैं, जहां काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के लिए क्रिकेटर पहुंचे हुए हैं। आप पीएम मोदी काशी पहुंचेंगे, कुछ देर के बाद वो तस्वीरें भी देखेंगे, लेकिन उससे पहले काशी विश्वनाथ की पूजा अर्चना करने के लिए ये आप देख रहे हैं सुनील गावस्कर, कपिल देव, सचिन तेंदुलकर भी वहां पर पहुंचे हुए हैं।
तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं काशी विश्वनाथ के गर्भगृह से। वहां पर सचिन तेंदुलकर पहुंचे हैं, कपिल देव पहुंचे हैं, सुनील गावस्कर पहुंचे हैं। ये तस्वीरें देख लीजिए। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिकेट स्टेडियम जो गंजारी में है वहां पर पहुंचेंगे और उसके पहले यहां पर क्रिकेटर भी पहुंचे हुए हैं। तस्वीरें आप देख लीजिए। काशी विश्वनाथ बाबा भोले का गर्भगृह और वहां पर कैसे पूजा अर्चना हो रही है, मंत्रोच्चार चल रहा है। क्रिकेटर पहुंचे हैं पूजा करने के लिए काशी विश्वनाथ की, उसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश से हालात बेहाल हो गए। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा हुआ है। सड़क, दुकान, मकान सब जलमग्न हो गए। इसके साथ ही बस स्टैंड में भी कई फीट तक पानी भर गया है, जिसके बाद एनडीआरएफ और एसडीआरएफ को मोर्चा संभालना पड़ा है। निचले इलाकों में लोग फंसे हुए हैं। एनडीआरएफ के जवानों ने उन्हें बाहर निकाला। और देखिए तस्वीरें भी आपको हम दिखा रहे हैं किस तरीके से वहां पर सड़कों पर सिर्फ पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। लोग जो आवागमन कर रहे हैं उनके सामने कितनी मुसीबत खड़ी हो गई है। गाड़ियां देखिए फंसी हुई आप देख सकते हैं। सड़कों पर सैलाब का ये सितम है। दुकान, मकान, सड़क, बस स्टैंड सब पानी पानी आपको दिखाई दे रहा है। निचले इलाकों में सबसे ज्यादा लोगों की परेशानी बढ़ गई है। फंसे हुए लोगों को एनडीआरएफ के जवानों ने कहा जा रहा है कि बाहर निकाला। हालात पर अधिकारी लगातार वहां पर नजर बनाए हुए हैं। लोगों से भी अपील की जा रही है। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा वहां पर संभाला हुआ है। अलग अलग हिस्सों की तस्वीरें हूबहू ऐसी आप देखिए। लोगों के घुटनों तक, कमर तक पानी पहुंचा हुआ के अलग अलग हिस्सों में। महाराष्ट्र के नागपुर में भारी बारिश और बारिश के बाद ये हाल है। आप देख लीजिए गाड़ियां पूरी की पूरी डूब चुकी हैं। बारिश की वजह से कई जगहों पर पानी भरा हुआ है और आप देख रहे हैं किस तरीके से उसमें डूबती हुई गाड़ियां तैरती हुई एक तरीके से आपको नजर आ रही हैं। सड़क, दुकान, मकान सब पानी में डूबते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। नागपुर में किस तरह से भारी बारिश के बाद बदहाल हालात हो गए हैं उसे समझने के लिए ये तस्वीरें देख लीजिए। गाड़ियां पानी में डूबी हुई हैं, सड़कों पर पानी सैलाब की शक्ल में बह रहा है, लोगों के घरों में पानी घुसा हुआ है, बस स्टेशन पर कई फीट तक पानी भरा हुआ है। इन हालातों में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ ने मोर्चा संभाला हुआ है। मुश्किलों में घिरे लोगों को घर से बाहर निकालकर सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है। लेकिन इन तस्वीरों से देख के इन हालात की भयावहता का आप अंदाजा लगाइए कि कैसे हालात बने हुए हैं नागपुर में। नागपुर के कुछ इलाकों में पहली मंजिल तक पानी पहुंच गया है। पहली मंजिल का जो घर होता है वहां तक पानी है, जिसके बाद लोग दूसरी मंजिल पर शिफ्ट हो गए हैं। अंबाझरी लेआउट इलाके में काफी जलभराव है। एबीपी न्यूज के संवाददाता रजत वशिष्ठ की ग्राउंड रिपोर्ट वहीं से आपको दिखाते हैं। नागपुर के अंबाझरी तालाब के आसपास के इलाकों में बड़े पैमाने पर आज सुबह अंबाझरी तालाब का और साथ में बाजू से जो बहने वाली नाग नदी है उसका पानी घुस गया और उसके बाद अंबाझरी लेआउट में इस तरह की स्थिति निर्माण हो गई है। अभी फिलहाल करीब करीब कमर तक पानी इस पूरे इलाके में है, लेकिन नागरिकों का कहना है कि सुबह आज तड़के जब लोग उठे तो करीब करीब पहली मंजिल जो है वो पानी में डूब चुकी थी। पहली मंजिल पर जो रहने वाले लोग थे उन्हें देर रात ऊपरी मंजिलों पर आश्रय लेना पड़ा और जिसके बाद लोग अभी भी यहाँ पर प्रशासन की राह देख रहे हैं। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ की टीमें अगर यहाँ पहुँचती है और कुछ मदद उन तक पहुँच सके तो यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं घर की दूसरी मंजिल पर कुछ युवक खड़े हैं, क्योंकि जो इस घर की जो ग्राउंड फ्लोर का हिस्सा था वो आज सुबह तक पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ था। अभी भी कमर तक पानी वहाँ पर भरा हुआ है। तो बिजली भी इस इलाके में गुल है, इसलिए लोगों की जो समस्याएं हैं वो बढ़ गई हैं। यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं ऊपरी मंजिलों पर लोग आश्रय लिए हुए हैं। कुछ छोटे बच्चे बालकनी से झांकते हुए आपको नजर आएंगे। ये पूरा इलाका जो अंबाझरी लेआउट का है ये एक उच्च आय वाले लोगों की एक पूरी बस्ती है। कारों का बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके में नुकसान हुआ है। जो कार्स बंगलों के पार्किंग में पार्क की हुई थी, बाहर रस्तों पर पार्क की हुई थी, उनका नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। इसलिए कहा जा सकता है कि नागपुर में 3 घंटों की बारिश के बाद लोगों का
आर्थिक नुकसान बड़े पैमाने पर हुआ है। अभी भी कई इलाकों में जल भराव जैसी स्थिति है। हालांकि बारिश रुकी भी है, इसलिए जल भराव धीरे धीरे कम हो रहा है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहां कमर तक पानी भरा हुआ नजर आ रहा है। कैमरामैन अतुल हिरडे के साथ रजत वशिष्ठ, एबीपी न्यूज, अंबाझरी लेआउट, नागपुर। नागपुर से हमारे साथी रजत की ये कुछ देर पहले की रिपोर्ट आपने देखी। सीधे आपको लिए चलते हैं, रजत हमारे साथी जुड़ चुके हैं। रजत, इस वक्त कहां पर आपकी मौजूदगी, और अपडेट दीजिएगा मौसम को लेकर भी और वहां ताजा हालात को लेकर भी। जी, मैं इस समय समता नगर इलाके में हूं और समता नगर इलाके में भी सुबह बहुत बड़े पैमाने पर पानी घुसा हुआ था, लेकिन अब पिछले 15 मिनट से मैं खुद देख रहा हूं कि पानी का स्तर जो है वो बड़ी तेजी से कम हो रहा है। लेकिन सुबह जिस तरीके से पानी इस पूरे इलाके में पहुंचा था, पहली मंजिल पूरी तरह से पानी में डूब गई थी, जिस वजह से लोगों का बड़ा नुकसान हुआ है। आपका नाम बताएं और सुबह पानी किस जगह तक था? अजय कुमार नागर, करीब घर के अंदर 5 फीट पानी था। अभी जो निचली मंजिल है वहाँ पे किस तरह की स्थिति है और कितना नुकसान हुआ है? कि पूरा सामान जो है मतलब पानी में डूब चुका है, और टीवी तक हम लोगों का पूरा पानी में डूब चुका था, जो कि 4 फीट के ऊपर में था। प्रॉब्लम यह है कि अगर वेदर डिपार्टमेंट हमको पहले से बताता कि भाई इस तरीके का पानी आ रहा है, तो आदमी प्रिलिमिनरी प्रिकॉशन ले लेता। इस इलाके में इससे पहले, आप अंबाझरी तालाब के पास रहते हैं, इस इलाके में इससे पहले कभी ऐसी स्थिति कभी नहीं आई। 94 में जरूर आई थी, मगर इतना कभी 5 फीट कभी पानी नहीं रहा। तो आप देख सकते हैं कि लोगों का ये पहला अनुभव है। रात को लोग जब सोए हुए थे, सुबह रात के समय निचली मंजिलों पे जो थे, अचानक उनको उठकर ऊपरी मंजिलों पर जाना पड़ा, और उसके बाद तब से लेकर अब तक लगातार लोग घरों की ऊपरी मंजिलों पर बने हुए हैं। जल स्तर जो है वो लगातार कम हो रहा है। जब मैं इस इलाके में करीब 20-25 मिनट पहले पहुंचा था तो करीब करीब मेरे घुटनों तक पानी था, लेकिन आप इस समय देख सकते हैं कि पानी जो है वो काफी नीचे तक आ चुका है। नागपुर के अंबाझरी में सेना ने मोर्चा संभाला हुआ है। लगातार बारिश हो रही है। राहत बचाव के काम में सेना के अधिकारी लगातार जुटे हुए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को निकालने का काम लगातार जारी है। नाव की सहायता से, ये देखिए, आप तस्वीरें भी दिखा रहे हैं आपको, नाव की मदद से लोगों को यहां बचाया जा रहा है। पानी कितना सड़कों पर भरा हुआ है, आम जनजीवन प्रभावित। जोरदार बारिश, और बारिश के बाद ये देखिए सैलाब सा मंजर है सड़कों पर। नाव के सहारे जो सेना के अधिकारी हैं, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जो अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, वो इस तरीके से नाव की मदद से लोगों को एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचा रहे हैं। मोर्चा संभाला हुआ है अंबाझरी में। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के जवानों ने राहत बचाव के काम में लगातार जुटे हुए बाढ़ में फंसे लोगों को इस तरीके से रेस्क्यू करके एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है। और नागपुर में सड़कों पर जहां गाड़ियां फर्राटा भरा करती थी, वहां अब नाव चल रही है। सड़क पर इतना पानी भर गया है कि एनडीआरएफ की टीम को नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू करना पड़ रहा है। उसकी तस्वीरें देख लीजिए। सड़क है और यहां पर पहले गाड़ियां चलती थी, लेकिन पानी इतना ज्यादा, जलस्तर इतना ज्यादा बढ़ गया है कि अब नाव के जरिए लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है। हमारे संवाददाता कुछ देर पहले जुड़े थे, उन्होंने ये जानकारी दी कि कुछ देर पहले तक हालात ये थे कि जो फर्स्ट फ्लोर होता है, पहली मंजिल, वहां तक पानी पहुंच गया था। अब धीरे धीरे नागपुर के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां से पानी का जो स्तर है वो कम होने लगा है, जल स्तर कम होने लगा है। लेकिन हालात कितने गंभीर, भयावह, खतरनाक हैं कि आप देखिए, नाव के जरिए रेस्क्यू किया जा रहा है लोगों का। जिन सड़कों पर पहले गाड़ियां चला करती थी, अब उस पर नाव चल रही है। एसडीआरएफ और एनडीआरएफ की टीम ने मोर्चा संभाल रखा है। और देखिए, सिर्फ नागपुर ही नहीं बल्कि अब आपको हम देखिए छत्तीसगढ़ की भी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भी सैलाबी सितम की तस्वीरें सामने आई हैं। यहाँ सड़क पर सैलाब बहता हुआ आपको दिखाई देगा। वहीं रायगढ़ से राजनांदगांव की ओर जा रहा ट्रक नाले में जा गिरा। यहाँ पर भी हाल बेहाल। ये तस्वीरें आपके स्क्रीन पर। राजनांदगांव की ओर जा रहा एक ट्रक किस तरीके से तेज बहाव में नाले के फंस गया और वहीं पर गिर पड़ा, ये उसी की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। नागपुर की इससे पहले तस्वीरें आपने देखी, सड़कों पर सैलाब वहां पर, और हूबहू ऐसी ही तस्वीर छत्तीसगढ़ से भी सामने आई है, जो इस वक्त हमने आपके टेलीविजन स्क्रीन पर रखी है। सैलाबी सितम का ये मंजर छत्तीसगढ़ का है।